बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर फॉर फर्स्ट ईयर। आज जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर की। अच्छा, हम लोगों ने इस चैप्टर में जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हम चैप्टर 2 हमारा चल रहा था जिसका नाम था द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम लोगों ने सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने गैस के बिहेवियर के बारे में पढ़ा, अबाउट द डिफ्यूजन, इफ्यूजन, प्रेशर। फिर उसके साथ साथ हमने कुछ गैस के लॉ थे, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर के एम टी पढ़ा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा, कॉम्प्रेसिबिलिटी हमने पढ़ी। फिर उसके बाद जो हमारे पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ था, फिर ये सारे लॉ मिलकर एक जर्नल गैस लॉ बनाते हैं जिसको हम जर्नल गैस इक्वेशन कहते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा। और जब हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया तो फिर उसके बाद हम लोगों ने टोटल अब तक चैप्टर नंबर 2 में जितने फॉर्मूलाज हम पढ़ चुके हैं वो फॉर्मूलाज जो है वो हमने एंड में एक तरफ लिख दिए थे। ठीक है। अच्छा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो हमने आखिर में लिखे थे, या मैं आपको दिखा दूं। ये थे वो फॉर्मूलाज। एक तो बॉयल्स लॉ का P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, एक चार्ल्स लॉ का V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, एक जर्नल गैस इक्वेशन पड़ी थी PV इज इक्वल टू NRT। इस R का फॉर्मूला जब हमने निकाला तो इसका फॉर्मूला बना P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो ये 4 फॉर्मूलाज हमने भरे और हमने R की वैल्यू भी डिस्कस की कि अगर ATM DM क्यूब में हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम होगा तो R की वैल्यू होगी 0.0821, और अगर प्रेशर हमारे पास न्यूटन में होगा तो हमारे पास जो है वो वैल्यू होगी 8.3143। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। अच्छा जी, अब जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो आज का टॉपिक इन सब चीज़ें पढ़ने के बाद आज का हमारा अभी भी गैस पर ही, हम इस वक्त बिहेवियर ऑफ गैस ही हमारा चल रहा है। और आज का हमारा टॉपिक है कि ग्राहम ने एक लॉ पेश किया था, ग्राहम्स लॉ पढ़ेंगे हम। और वो जो ग्राहम का जो लॉ था वो लॉ था ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो आज का हमारा ये टॉपिक होगा लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, स्प्रेडिंग ऑफ गैस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कि गैस का फैल जाना एक जगह से दूसरी जगह। लाजमी सी बात है, जिस जगह से गैस फैलेगी वो हाई कंसंट्रेशन होगी, और जिस जगह फैलेगी यानी कि जिस तरफ फैलने की तरफ वो जाएगी वो लो कंसंट्रेशन होगी। तो गैस का फैलना डिफ्यूजन कहलाता है। एग्जाम्पल आपको बताया था कि परफ्यूम आप छिड़कें तो खुशबू दूर दूर तक जाती है, तो ये असल में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती हैं। ठीक है, तो इस डिफ्यूजन ऑफ गैस के अंदर हमारे पास ये ग्राहम्स लॉ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये ग्राहम ने जो है वो पेश किया था ये लॉ, ग्राहम ने ये लॉ पेश किया था इन 1881 में। ठीक है। अच्छा, डिफ्यूजन किसे कहते हैं? डिफ्यूजन किसे कहते हैं? हम डिफ्यूजन कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ गैस स्प्रेडिंग ऑफ गैस, गैस का फैलना फ्रॉम वन मीडियम
फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक जगह से दूसरी जगह गैस का फैलना। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो एक और पॉइंट था जो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा भी आपको बता देते हैं कि जो गैस की डिफ्यूजन होती है, यानी कि गैस का फैलाव जो होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैस फास्टर देन लिक्विड, यानी कि गैस का फैलाव लिक्विड की निस्बत ज्यादा होता है। ठीक है, गैस जो है वो लिक्विड की निस्बत ज्यादा तेजी से फैलती है। देखें ना, आप कोई भी खुशबू लगा के हमारे बराबर से गुजरेगा तो दूर दूर तक उसके खुशबू की महक आती है। अगर इतर की बोतल आपके कमरे में टूट जाए तो दूसरे कमरे तक उसकी खुशबू आती है। आपके किचन के अंदर बिरयानी, शामी कबाब, चाय तक बन रही होती है तो दूसरे तीसरे कमरों तक उसकी खुशबू आ रही होती है। तो उसका मतलब है डिफ्यूजन ऑफ गैस जो है वो फास्टर है। अच्छा, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड स्लो है। आप एक काम करें, एक बाल्टी के अंदर 2 ड्रॉप ब्लू इंक के डाल दें। आप देखें वो पहले ड्रॉप गिरेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता से फैलेंगे और थोड़ी देर बाद जाके फिर वो बाल्टी का पानी लाइट ब्लू होगा। तो डिफ्यूजन लिक्विड में होती है, डिफ्यूजन गैस में भी होती है, लेकिन गैस की डिफ्यूजन लिक्विड की डिफ्यूजन से ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है। अच्छा, अब एक और पॉइंट है, इसको भी ये बात याद रखिएगा कि जो आपकी गैस जो है वो वजन में हल्की होती है। लाइट गैस, लाइट गैस जो है वो डिफ्यूज होगी मोर रैपिडली, यानी कि ज्यादा जल्दी से। सही है, एज कंपेयर टू हैवियर गैस। मिसाल के तौर पे हम कुछ गैसेस की एग्जांपल लेते हैं। CH4 ये आपकी मीथेन गैस है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी एक गैस है। क्लोरीन, क्लोरीन भी एक गैस है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी एक गैस है। अमोनिया, अमोनिया भी एक गैस है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी आपको एक लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और ये आपको गैसियस फॉर्म में भी मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्वेश्चन है कि विच गैस अमंग दिस डिफ्यूज फास्टर। सही है, एंड वाई, ये रीजन पूछा जाता है कि ये जो इतनी सारी गैसेस हैं इनमें से कौन सी गैस ज्यादा जल्दी फैलेगी और क्यों फैलेगी। अब आप क्या करते हैं, हम जब इसका सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, तो हम CH4 का मोलर मास निकालते हैं। इसका मोलर मास निकलता है आपका 16, हाइड्रोजन का मोलर मास निकलता है 2, क्लोरीन का निकलता है 71। ये कैसे निकाला, आपको पता है, एटॉमिक मासेस को मैं प्लस कर रहा हूँ। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 12 और 4 16। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है 2। क्लोरीन का 35.5 होता है तो 2 क्लोरीन है 71। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन है 32। NH3 में नाइट्रोजन का 14 होता है तो हाइड्रोजन 3 है तो ये हो गया 17। मैं इसको जरा करेक्ट कर दूं। इसी तरीके से HCl में H का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है तो टोटल हो गया 36.5। अब आप गौर से देखें, इसमें से सबसे लाइट वेट किसका है, हाइड्रोजन का। तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन विल डिफ्यूज फास्टर बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट। और यही हमने ये पॉइंट भी पढ़ लिया कि जिस गैस का वजन कम होगा वो ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होगी। अच्छा, चले एक और काम करते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इन गैसेस को अरेंज करते हैं। सबसे पहला लाइट वेट किसका है, हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस तेजी से फैल जाएगी, यानी कि अगर हम इन सारी गैसेस को एक साथ एक रूम में रखें तो हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी से रेस में आगे निकल जाएगी, तेजी से फैल जाएगी। सेकंड नंबर पे कौन सी गैस फैलेगी, CH4। क्यों, क्योंकि उसका एटॉमिक मास 16 है। तीसरे नंबर पे कौन सी गैस फैलेगी, अमोनिया, क्योंकि उसका एटॉमिक मास 17 है। मैं यहाँ नीचे भी लिखता जाता हूँ, 2, 16, 17। जल्दी से बताएं, उसके बाद कौन सी गैस फैलेगी, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 32 है।
फिर उसके बाद HCl, क्योंकि उसका एटॉमिक मास 36.5 है, और सबसे देर में जो गैस डिफ्यूज होगी वो है क्लोरीन, क्योंकि उसका एटॉमिक मास 71 है। ठीक है जी, तो ये बात भी समझ में आ गई हमारे पास। ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे गैस के अंदर हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होते हैं, ये बात भी सही है। अच्छा, अब हम आते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की तरफ, कि ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन था क्या। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, अब तक तो अभी हमने आपको थोड़ा सा डिफ्यूजन के बारे में बता दिया। ठीक है, अब ये ग्राहम लॉ ने क्या कहा था? ग्राहम लॉ ने ये कहा था कि रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड देयर डेंसिटीज, ये कहलाता है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। यानी कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस का फैलना, सही है। ये क्या करता है? ये डायरेक्टली रिलेशन करेगा किसके साथ? डेंसिटीज ऑफ गैसेस के साथ। ये ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन का था एक क्या नाम है उसका, इसका जो है वो एक स्टेटमेंट थी। ठीक है, क्या थी ये? इसकी स्टेटमेंट थी। अच्छा, अब जरा हम देखते हैं डेंसिटी किसे कहते हैं। डेंसिटी कहते हैं मास ओवर वॉल्यूम रिलेशन को, यानी कि मास को डिवाइड कर दें वॉल्यूम के साथ। किसी भी रूम के अंदर जितनी वॉल्यूम है, क्या उसकी वॉल्यूम के लिहाज से मास मौजूद है, ये उसकी डेंसिटी कहलाती है। लेट सपोज एन एग्जांपल, ये मेरे पास 2 रूम है। ठीक है, इस रूम के अंदर जितना आपको ये एम्प्टी स्पेस नजर आ रहा है ना, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं येलो कलर से। ये जितना आपको अंदर का एम्प्टी स्पेस नजर आ रहा है, ये इस रूम का वॉल्यूम है। क्या है ये? इस रूम का वॉल्यूम है। ठीक है, इसी तरीके से इस रूम का भी ये वॉल्यूम है। अब पहले वाले रूम के वॉल्यूम के लिहाज से देखें, मास कितना है? कम। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि वॉल्यूम ज्यादा है, मास कम है। अभी और ज्यादा मास आ सकता है, तो मैं कहूंगा रूम नंबर 1 की डेंसिटी लो है। क्या है? लो है। मास ओवर वॉल्यूम रिलेशन चेक किया तो मास वॉल्यूम के लिहाज से कम था, इसलिए मैं कहूंगा लो डेंसिटी है। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले रूम को देखूं, ठीक है, तो इसमें जो है वो आपकी जितना वॉल्यूम है, आप देखें उससे ज्यादा मास है, तो मैं क्या कहूंगा कि इसकी डेंसिटी जो है वो क्या है? हाई है। ठीक है, आपको पता है कराची शहर की डेंसिटी लो है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कराची शहर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, शहर बहुत बड़ा है, उसमें रहने वाले लोग कम हैं। और इंडिया का एक शहर है मुंबई, उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत हाई है। क्या मतलब हुआ? कि मुंबई शहर छोटा सा है और उसमें रहने वाले लोग ज्यादा है, तो डेंसिटी असल में मास और वॉल्यूम का रिलेशन कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब ये जो ग्राहम लॉ है ये हमको क्या समझा रहा है? ग्राहम लॉ हमको ये समझा रहा है, आप एक एग्जाम्पल लें, तसव्वुर करें कि एक रूम है। ये क्या है? एक रूम है। ठीक है जी, इस रूम के अंदर मैंने परफ्यूम डाल दिया। क्या करा? परफ्यूम छिड़क दिया। ठीक है, अगर रूम छोटा है, एक तरफ ये रूम है और एक तरफ हमने ये बड़ा वाला रूम ले लिया, इधर भी मैंने परफ्यूम डाल दिया। अब मुझे एक बात बताएं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन कहां ज्यादा होगा, कहां कम होगा? आप मुझे बताएं, रेट ऑफ डिफ्यूजन कहां ज्यादा होगा, कहां कम होगा? माइक अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने एक दोनों रूम के अंदर परफ्यूम डाल दिया। ठीक है, रूम छोटा है, ये रूम क्या है? ये रूम स्मॉल है, और ये रूम जो है वो आपका लार्ज है। तो ये जो आपका, एक मिनट जरा मैं इसको चार्ज पे लगा दूं जरा मैं, इसकी चार्जिंग ना इस तरफ है। सही है जी। तो हुआ ये, कहानी ये है
कि एक रूम हमारे पास है छोटा, एक रूम है हमारे पास बड़ा। अब लास्ट सी बात है, जब ये रूम छोटा है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी हाई होगी और इसकी डेंसिटी लो होगी, है ना भाई। अगर हम परफ्यूम के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ भी मैंने परफ्यूम छिड़का, इधर भी मैंने परफ्यूम छिड़का और इधर भी मैंने परफ्यूम छिड़का। ये रूम छोटा था तो वॉल्यूम इसमें कम थी, तो इसकी डेंसिटी इस वाले रूम की निस्बत रूम नंबर 1 की डेंसिटी हाई होगी रूम नंबर 2 की निस्बत, ठीक है। तो छोटा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। जिसकी ज्यादा डेंसिटी होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, यानी कि डिफ्यूजन का रेट, रेट का मतलब होता है स्पीड, डिफ्यूजन का रेट यानी कि स्पीड इसकी कम होगी। क्यों? क्योंकि परफ्यूम को कम जगह मिलेगी फैलने के लिए, ठीक है। और इधर चूंकि डेंसिटी ज्यादा है, इधर डेंसिटी सॉरी लो है, डेंसिटी लो का मतलब ये है कि जगह बहुत बड़ी है तो डेंसिटी लो हो गई। तो यहां गैस का जो रेट डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस का वो क्या होगा, हाई होगा। सही है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, आप देखें, ये आपका रूम है, ठीक है, और ये एक ग्राउंड है, ग्राउंड, आपको पता है ग्राउंड में कोई दीवार नहीं होती, ठीक है। अब मैं इधर भी परफ्यूम छिड़क रहा हूं और इधर भी परफ्यूम छिड़क रहा हूं, आप बताएं इधर स्मेल आएगी परफ्यूम की? आप कहेंगे यस सर रूम में आएगी। अगर मैं कहूं इधर स्मेल आएगी, आप कहेंगे सर इधर स्मेल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये रूम आपका क्लोज था, आपने परफ्यूम छिड़का, जब रूम क्लोज था उसका वॉल्यूम बहुत कम है, तो इस लिहाज से देखा जाए इसकी डेंसिटी क्या है, हाई है। और ये ग्राउंड जो है इसका तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है, हजारों लोग आ सकते हैं, तो इसकी डेंसिटी लो है। तो जब डेंसिटी आपकी हाई होती है ना, बंद कमरे में आपकी डेंसिटी हाई होती है, तो उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या होगा, वो कम होगा, गैस फैलेगी कम, क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिली ना फैलने के लिए, कमरा बंद है। लेकिन जहां आपकी डेंसिटी कम होगी वहां रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां रेट ज्यादा होगा क्योंकि डेंसिटी कम थी, ठीक है। यहां डेंसिटी ज्यादा थी तो यहां रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा क्योंकि गैस को फैलने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्राहम लॉ ने इसको मैथमेटिकली इस तरह कहा कि रेट जो है, ये जो आपका रेट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट से। आई बात समझ में? यानी कि डेंसिटी ज्यादा होगी तो रेट कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी डिफ्यूजन की, सही है। डेंसिटी कम होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। मैं एक कमरे में छींकूंगा तो मेरे जो नाक में से जर्म्स निकलेंगे ना, वो बंद कमरा है तो वो फैलेंगे उसी रूम की हद तक ही फैलेंगे, वो बाहर जाएंगे ही नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि सर फैलने की स्पीड तो उस जर्म्स की बहुत कम है क्योंकि वो सिर्फ कमरे की हद तक महदूद है। लेकिन अगर जैसी मैंने दरवाजे खोल दिए, एक रूम में मेरे 3 दरवाजे, मैंने तीनों दरवाजे खोल दिए, तो वो जो अब मैंने छीका था तो वो जो जरासीम होंगे वो अब दूसरे कमरे तक भी पहुंच सकते हैं। यानी कि जैसे ही आपने दरवाजा खोला रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका डायरेक्ट रिलेशन कर रहा है डेंसिटी के साथ, ठीक है जी। डायरेक्ट डेंसिटी के साथ जो है वो आपका रिलेशन कर रहा है, और रिलेशन इनवर्सली रिलेशन कर रहा है। डेंसिटी ज्यादा होगी जब आपका कमरा बंद होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। आपने कमरे के दरवाजा खोल दिए, डेंसिटी आपकी लो हो गई, रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका हाई हो गया, ठीक है। इसको जब हम फॉर्मूले के तौर पर लिखते हैं तो R इज इक्वल टू, ये मैथमेटिकल ये एक उसूल है कि जब भी आप फॉर्मूला बनाते हैं तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर इज इक्वल टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट लग जाता है K, 1/√D आपका एज इट इज है। इसको हम जरा और सिंप्लीफाई करें, R इज इक्वल टू K को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, K√D, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि K का फॉर्मूला निकालें। ये √D क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि R √D।
अब आपको पता है कि जब हम रेट ऑफ डिफ्यूजन देख रहे हैं तो फिर हम लाजमी सी बात है दो दो तीन तीन गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन देखेंगे कि इस गैस की स्पीड क्या है, इसकी क्या है। तो जो पहली वाली गैस होगी वो बन जाएगी R1, उसकी डेंसिटी हो जाएगी D1, और जो दूसरी गैस होगी वो बन जाएगी R2 और उसकी डेंसिटी हो जाएगी D2। ठीक है, अब गौर से देखें ये आपके पास दोनों के सेम है, तो कंबाइन द वैल्यू ऑफ के, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में किया। कंबाइन द वैल्यू ऑफ के, तो फॉर्मूला बन जाएगा R1D1 इज इक्वल टू R2D2। मैंने दोनों के की वैल्यूज को कंबाइन कर दिया। इस के की वैल्यू थी R1D1, इस वाले के की वैल्यू थी R2D2। ठीक है, तो मैंने इसको कंबाइन कर दिया। अब जब कंबाइन कर दिया तो अब फॉर्मूला किस तरह बनेगा, ये R इधर, इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। फॉर्मूला बनेगा R1/R2 इज इक्वल टू, और ये वाला जो D है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, D2/√D1। ये देखें, यानी कि एक तरफ सीधा एक तरफ उल्टा। ये है आपका ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला। सही है, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला R1/R2 इज इक्वल टू D2/D1। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा कि हमारा जो है वो ताल्लुक रेट का मास के साथ भी है। अभी मैंने ऊपर कहा था ना, जिसका मास ज्यादा होगा तो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी, जिसका मास कम होगा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन, ओ सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी, और जिसका मास कम होगा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी, बिल्कुल डेंसिटी की तरह। तो इसलिए ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन का एक और भी फार्मूला बनता है, R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1। ठीक है, अच्छा ये M कैपिटल कर दूं मैं, एक मिनट रुक जाए, M1। ठीक है, तो ये आपके दो फॉर्मूलाज हो गए रेट ऑफ डिफ्यूजन के। ठीक है, अब मुझे बताएं आप लोगों में से किसी को कोई कंफ्यूजन है इस ग्राहम लॉ ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन में, तो हम इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर हम कल जो है वो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के न्यूमेरिकल करेंगे। ये दो फॉर्मूलाज अपने जहन में रखिएगा। जी बेटा, किसी को कोई सवाल? हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ आज का। Yes, is anybody has any question? देखिए, हमें सवाल ये पूछा गया है कि अभी कि ये जो मास वाला फॉर्मूला है ये कैसे बना। ठीक है, देखें इसको हम इस तरीके से लेते हैं कि जैसे अभी हमने आपको कहा था ना कि रेट जो है वो भी मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी की तरह। जैसे हमने ऊपर देखा था कि डेंसिटी की तरह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिस रूम की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका रेट कम होगा, और जिस रूम की डेंसिटी कम होगी उसका रेट ज्यादा होगा। बिल्कुल जो हमारा रेट है ना, जो रेट है स्पीड, वो मास के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका मास ज्यादा होगा, ये देखें अभी हमने ऊपर एक न्यूमेरिकल किया था, जिसका मास ज्यादा होगा, देखें क्लोरीन का ज्यादा मास था, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, क्योंकि भारी है ना तो ये फैलेगी देर से। और जिसका मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, क्योंकि हल्का है ना, तेजी से फैलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका रेट है ना, यानी कि रेट का मतलब है स्पीड, गैस के फैलने की स्पीड, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी डेंसिटी से, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी मास से। तो जब दोनों के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब हम डेंसिटी का हमारा ये वाला फॉर्मूला बना है, तो मास का हमारा ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, क्लियर? कोई नेक्स्ट क्वेश्चन